सबसे पहले बात कर लेते हैं विदेशों में काले धन को जमा को लेकर केंद्र सरकार ने क्या किया है वो आपको बताते हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले 3 भारतीयों के नाम सुप्रीम कोर्ट को बता दिए हैं। सरकार की ओर से दायर हलफनामे में जिन 3 लोगों के नाम है उसमें पहला नाम डाबर ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप बर्मन का है, दूसरा राजकोट के सोना चांदी के कारोबारी पंकज चमनलाल का और तीसरा नाम गोवा के खनन कारोबारी राधा टिमलू का। इन तीनों के खिलाफ सरकार को पर्याप्त सबूत मिले हैं, जांच जारी है, लिहाजा इनके नाम सुप्रीम कोर्ट को बता दिए गए हैं, लेकिन तीनों डिफेंडिंग मुद्रा में ही नजर आए। तो काला धन वापस लाने की कोशिशों में सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को एक हलफनामा एफिडेविट दिया है। इसमें सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन रखने वाले 3 लोगों के नाम सौंप दिए। ये तीनों उद्योगपति हैं। इन नामों का खुलासा होते ही अब लगातार बयानबाजी हो रही है, क्योंकि इन तीनों नामों में ना कोई राजनेता है, कोई बड़ा नाम नहीं है। सरकार कह रही है अभी ये शुरुआत है, नाम और भी आने बाकी हैं। सरकार ने विदेशी बैंकों में ब्लैक मनी जमा करने वालों के नाम का खुलासा करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए एफिडेविट में केंद्र सरकार ने 3 खाता धारकों के नाम का खुलासा किया है। इनमें डाबर ग्रुप के पूर्व डायरेक्टर प्रदीप बर्मन, राजकोट के बुलियन कारोबारी पंकज लोढ़िया और गोवा के खनन कारोबारी राधा टिम्बूल शामिल हैं। इन सभी लोगों के स्विस बैंक के अकाउंट थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों कारोबारियों ने अब टैक्स भर दिया है और टैक्स भरकर ये सारी जानकारी सरकार को दी है। एफिडेविट में याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने सरकार पर लीपापोती का आरोप लगाया है। It's a case of a mountain in labor producing a mouse. The mouse has been produced by the Ministry of Finance and the Attorney General. Go and ask them what they have to say about the mouse. वहीं सरकार की दलील है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही दूसरे नामों का खुलासा किया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी कई केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जहां पे भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, चार्जशीट फाइल हो रही होगी, तो उस समय वो सारे नाम और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। उधर इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अब सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कांग्रेस को शर्मिंदगी होगी। मेरे ख्याल से आज इन नामों के बाद फाइनेंस मिनिस्टर को खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए। Now 3 names have been revealed. The finance minister, Mr. Arun Jaitley, went on to say if some names are revealed, it would embarrass the Congress party. Where are those names? Why those names have not been revealed? अब बीजेपी में भी दूसरे नामों के खुलासे की मांग तेज हो गई है। और इसके अतिरिक्त भी हैं, जैसे मैंने चिट्ठी लिखी है कमीशन ऑन ब्लैक मनी और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को कि सरासिन बैंक और पिक्टेड बैंक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम हैं। कमीशन ऑन ब्लैक मनी और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों को कि सरासिन बैंक और पिक्टेड बैंक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम हैं और इन्होंने नाजायज वहां पैसा जमा किया है। उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी जानकारी है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ब्लैक मनी खाता धारकों के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में अपना स्टैंड बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस हलफनामे के बाद दूसरे खाता धारकों के नामों के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काले धन की लिस्ट से 3 नामों को सामने लाने के बाद प्राथमिकताओं का दौर अब जारी है। गोवा की खनन कारोबारी राधा टिम्बूल का इसी लिस्ट में नाम है। उन्होंने हालांकि इस मसले पर ज्यादा कुछ नहीं बोला है। I gave my explanation and once I see the affidavit and I will come back with a proper explanation and a press note. So as of now, what you have to say? I don't have to say anything. I have to see the affidavit. If you have the affidavit, please give it. हलफनामा का इंतजार है। वहीं योग गुरु रामदेव का कहना है कि कालाधन किसी भी सूरत में देश में आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार कालेधन वालों का नाम बताए या ना बताए, क्या फर्क इससे पड़ता है, कार्रवाई जरूर हो, देश का पैसा देश में आए। हमारे सामने 2 चीजें हैं, एक काले धन वालों का नाम, एक काम उनसे काला धन वसूल करना। गवर्नमेंट नाम बताए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी बताए तो भाई कि आम खाने के पेड़ गिनने, तो
यदि काले धन वालों के नाम ना भी बताए तो उनका धन तो वसूल कर ले सरकार, नाम बता दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो लोगों की तरह ही कि भाई हमको तो आम खाने से मतलब है, पेट गिरने से क्या लाभ। विदेशों में कालाधन रखने वाले 3 लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट में देने के बाद अरुण जेटली ने कहा है कि कालेधन पर सिर्फ उन लोगों के नामों का खुलासा होगा जिनके खिलाफ सबूत है या जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से विदेशों में खाते खुलवाए हैं। सरकार 30 अक्टूबर को ब्लैक मनी को लेकर चल रही जांच की समीक्षा करेगी। इस बैठक में सभी चीफ इनकम टैक्स जो अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, वो शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक कई और ब्लैक मनी अकाउंट होल्डर्स के नाम का खुलासा हो सकता है। इस बैठक के बाद कई मामलों में जांच को मंजूरी भी दी जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय में महज 3 ब्लैक मनी अकाउंट होल्डर्स के नाम का खुलासा करने पर सरकार पर इस मामले में लीपापोती के आरोप लगने लगे हैं। कांग्रेस जहां मजाक बीजेपी का उड़ा रही है, तो बीजेपी की अपनी पार्टी के नेता ही सभी नामों का खुलासा करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के हलफनामे के बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है। जिन लोगों के नामों का खुलासा सरकार ने कोर्ट में किया है, सूत्रों के मुताबिक उनमें से सभी ने टैक्स भर दिया है। डाबर ग्रुप ने सफाई जारी कर कहा है कि बर्मन परिवार हर स्तर पर नैतिकता का पालन करता है। खाता उस वक्त खोला गया जब प्रदीप बर्मन एनआरआई थे। नियम के मुताबिक खाता खोला गया, सभी सूचनाएं आईटी डिपार्टमेंट से साझा की गईं, आय पर जरूरी इनकम टैक्स चुकाए गए। तो वहीं दूसरे आरोपी पंकज लोढ़िया ने स्विस बैंक में अकाउंट होने से इनकार कर दिया है। आई डोंट हैव एनी स्विस अकाउंट, सो आई डोंट हैव एक्चुअली राइट नाउ। जब आप मुझे बोल रहे तब मुझे ये सब पता चल रहा है। आई डोंट हैव एनी स्विस अकाउंट। सी व्हाट एवर द प्रोसिक्यूशन वी विल जस्ट रिप्लाई। और हमारा ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। सरकार के पास करीब 700 खाता धारकों के नाम हैं। इनमें से सिर्फ 3 लोगों के नाम सामने आए हैं। खास बात यह है कि वित्त मंत्री कांग्रेस को नामों के खुलासे पर शर्मिंदा होने की बात कह रहे थे। आखिर वो नाम कहां है? ऐसे में कांग्रेस भी चुटकी ले रही है, तो बीजेपी की अपनी ही दलील है। ठीक है, जो नाम दिए हैं, अगर वो समझते हैं कि जो उन्होंने किया है वो उचित है और उनको इसका अधिकार है तो अच्छी बात है। हमें कोई आपत्ति नहीं है नाम देने या ना देने में, किसी का हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन पहेलियां बुझाने में सरकार को पहेलियां नहीं बुझानी चाहिए। जो देना है और जो समझते हैं कि अधिकृत रूप से वो दे रहे हैं या देंगे, वो देते रहे, उसमें कोई समस्या नहीं। हम काले धन पर, अगर काला धन किसी का भी कितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति है, अगर भारत से काला धन लेकर के विदेशों में उसने जमा किया है तो उसको वापस लाएंगे और ऐसे लोगों का मुंह भी काला होगा। यूपीए सरकार ब्लैक मनी पर डबल टैक्सेशन संधि की दुहाई देकर नामों का खुलासा करने से बचती रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी ने ब्लैक मनी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। ऐसे में अगर मोदी सरकार ने दूसरे नामों का खुलासा करने में कोताही बरती तो उसे अपनों के बीच ही घिरना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें और उत्तराखंड की 1 सीट के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दोनों ही राज्यों में 20 नवंबर को वोटिंग है। आपको बता दें, इन सभी 11 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 26 नवंबर को पूरा हो रहा है। चुनाव की अधिसूचना 3 नवंबर को जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर को। 13 नवंबर को नाम वापसी की तारीख है। तो ये जो राज्यसभा चुनाव है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। सीटों की बात करें तो बीएसपी की 6, एसपी की 2, बीजेपी की 1 सीट राज्यसभा में है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस और आरएलडी के समर्थन से निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। नवंबर में होने वाले इलेक्शंस के लिए कवायद अभी से तेज हो गई है। तो जिन 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है, उनमें से 10 उत्तर प्रदेश और 1 उत्तराखंड से हैं। अब नाम बताते हैं। उत्तर प्रदेश से बीएसपी के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, अवतार सिंह, ब्रिजलाल खाबरी, ब्रिजेश पाठक, राजाराम वीर सिंह शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव, एसपी छोड़ चुके अमर सिंह का कार्यकाल भी 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। बीजेपी की कुसुम राय और निर्दलीय मोहम्मद अदीब का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म है। उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी बीजेपी की पार्टी से है ये, और इनका कार्यकाल भी 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। तो राज्यसभा चुनाव यहां पर है।
अगली खबर का रुख करते हैं। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल पर पार्टी अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अब कार्रवाई कर दी। अनुप्रिया को महासचिव पद से हटा दिया गया है। अनुप्रिया के पति को भी हटा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि जो पार्टी में जो दो फाड़ हो रहे थे, जो विवाद है, जो खाई है, वो और गहरी हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात अभी सामने निकल कर आ रही है, जो सम्मेलन होना था उसमें अनुप्रिया और कृष्णा पटेल के अलग अलग सम्मेलन करने की बात की जा रही थी। कार्यकर्ताओं में काफी गफलत की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उन तमाम चीजों के बीच में पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल, उन्होंने अनुप्रिया पटेल को महासचिव पद से भी हटा दिया और अनुप्रिया पटेल के पति को भी हटा दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कार्रवाई हो गई कृष्णा पटेल की ओर से। लग रहा था कि पार्टी में दो अध्यक्ष ऑपरेट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं, और अब कृष्णा पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल की मां है, उन्होंने कार्रवाई की। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और उनके पति पर कार्रवाई हुई है। पार्टी के जो पद हैं उनसे हटा दिया गया महत्वपूर्ण पदों से। अपना दल के भीतर गिरी जो घरेलू कलह है, वो आप कह सकते हैं अब बढ़ गई है, थम नहीं रही है। विवाद तब बढ़ा था पिछले दिनों जब अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल को उपाध्यक्ष बना दिया गया था। अनुप्रिया पटेल ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी मां और पार्टी के अध्यक्ष कृष्णा पटेल पल्लवी के साथ थी। इसके बाद अनुप्रिया पटेल की तरफ से कहा गया कि 4 नवंबर को वाराणसी में होने वाले पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं वो लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल की ओर से किया जा रहा था। अनुप्रिया की तरफ से बताया गया कि वो इलाहाबाद में एक अलग से कार्यक्रम करेंगी। सूत्रों का दावा है कि अनुप्रिया पटेल पर कार्रवाई के बाद अनुप्रिया के समर्थक कृष्णा पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी में भी हैं। अनुप्रिया पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की वो तैयारी कर रहे, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में कौन क्या सोच रहा है वो आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया के जो समर्थक हैं वो कृष्णा पटेल को हटाने की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल और उनके पति से सारे पार्टी के पद छीन लिए हैं। कन्नौज में 2 दिवसीय आलू उत्पादन कार्यशाला में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आलू उत्पादन बढ़ाने के लिए नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के साथ एक समझौता किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड न सिर्फ आलू उत्पादन में आगे बल्कि दूध फलों की खेती में भी आगे, लिहाजा आलू के बाद वो नीदरलैंड से दूध और फलों की तकनीक हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि इसकी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को आलू की कीमत बाजार दाम से काफी कम मिलती है, इसे दूर करना चाहिए। किसान बाजार के बीच ये दूरी कम होनी चाहिए, जिससे किसानों को उचित मुनाफा भी मिल पाए। अगर हम महंगाई को और कन्नौज और ये हमारे उत्तर प्रदेश के लोग केवल 5 रुपए कम कर दें, दिल्ली और मुंबई के हमारे किसान अगर यहाँ बैठे हैं, हम ये नहीं कहते कि पूरी महंगाई खत्म कर देंगे आलू की, लेकिन अगर हमारे किसान और हमारी सरकार मिलकर के इसी कोशिश में कर लें, और अगर हमारे किसानों केवल 25 मिल जाए, 30 मिल जाए, 5 रुपए उनका मुनाफा ही बढ़ जाएगा, तो मैं कहूंगा हमारी यूनिवर्सिटी के लोग बैठे और सरकार के लोग बैठे हैं कि जहां बाजार में कीमत ज्यादा है और किसान को कीमत नहीं मिल पा रही है, ये जो दूरी है इसको कितना हम लोग पाट सकते हैं। और हमारा पक्ष ये होगा कि हमारे किसानों को मिले ज्यादा, मैं समझता हूं तो हमारा किसान खुशहाल होगा। वहीं कन्नौज में आलू उत्पादन कार्यशाला में आसपास के जिलों से आए किसान इस कार्यशाला से काफी खुश नजर आए। किसानों का कहना है कि इस तरह के आयोजन से निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होगा। किसानों की सरकार से मांग है कि आलू से जुड़े कुछ उद्योग इस इलाके में लगाए जाएं, इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिल पाएगा। कन्नौज से जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आलू उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीक को कैसे अपनाया जाए और तकनीक के साथ पैदावार को बढ़ाते हुए उसके प्रसंस्करण के नए नए तरीके खोजा जाए, इसको जानने के लिए आज कन्नौज में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें तमाम किसान आए हुए हैं, वो ये जानने के लिए कि नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के साथ उनके साथ जानने के लिए। चीजें बताइए, आप लोग आज यहाँ पर आए हो, अभी तक जो आप लोग नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के साथ मिले, जितनी बातचीत वगैरह हुई, क्या कुछ उनके साथ बातचीत हुई, किस तरह से आप लोगों ने उनसे जानना चाहा और उन्होंने क्या कुछ बताया? अभी तो भाई हमारे भाई लोग चर्चा करते रहे, लेकिन अब हम उस स्टेज पहुंचे ना जो उनसे हम कोई चीज नई जानकारी करें। वो अपने यहाँ की बात बतामें, रुया अपने यहाँ की बात बतामें, आप लोग इतना काट डाले, इतना हम बीज बोते हैं, इतनी सिंचाई करते हैं, ये बात जब हमारे सामने आएगी तब हम अपने यहाँ की समस्या बताएंगे। ये जो वैज्ञानिक नीदरलैंड के आए हैं, इनके साथ किस तरह की क्या कुछ जानना चाहेंगे आप लोग?
हम ये जानना चाहेंगे कि आप अधिक पैदा करने के लिए आप क्या क्या विधि अपनाते हैं, कितना खाद डालते हैं, कितनी सिंचाई करते हैं, और उसी आधार पे यदि हम भी कितना बीज डालते हैं प्रति हेक्टेयर में और किस क्वालिटी का बीज डालते हैं, वो जब जानकारी हमको होगी तब हम भी उससे तुलना करके उसी स्टेज पर आगे बढ़ेंगे। कन्नौज से कैमरा पर्सन पीयूष कुमार के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री पंडित सिंह को अवैध खनन के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। गोंडा में अवैध बालू खनन के मामले में दायर याचिका पर पंडित सिंह, उनके भाई और रेल मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने गोंडा जिला प्रशासन को अवैध खनन पर कड़ाई से रोक लगाने का आदेश दिया है। 6 हफ्तों में इस मामले की जांच रिपोर्ट कोर्ट को देने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, गोंडा के तरबगंज इलाके में भारी अवैध खनन हो रहा था। इसमें रेल ट्रैक के किनारे की जमीन शामिल है। मामले में तत्कालीन डीएम रोशन जैकब, स्थानीय लेखपाल की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। लेखपाल की रिपोर्ट में बिना पट्टे के अवैध खनन की बात कही गई है। इस मामले में तत्कालीन डीएम रोशन जैकब ने भी दर्जनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। गोंडा में चल रहे अवैध खनन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि खनन माफिया को सरकार संरक्षण दे रही है। बीजेपी सांसद ने अवैध खनन के गोरखधंधे में राज्य मंत्री पंडित सिंह के शामिल होने की भी तस्दीक की। हम सरकार को तो नहीं कहेंगे कि सरकार शामिल है कि नहीं शामिल है, लेकिन स्थानीय मंत्री एक पंडित सिंह जी हैं। इसी अवैध बालू खनन को लेकर के रोशन जैकब जी जब यहां की जिलाधिकारी थी तो उन्होंने छापा मारा था, कई गाड़ियां सीज की थी और समाजवादी पार्टी के कई नेता उसमें शामिल थे। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की पहली बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई मंत्री शामिल हुए। इस बैठक के बाद उमा भारती ने कहा कि विसर्जित किए गए फूल मिठाइयों को इकट्ठा कर उनका खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। घाट पर किसी को भी अस्थियां विसर्जित नहीं करने दी जाएंगी। इससे गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने गंगा वाहिनी बनाने की भी बात की है। ये गंगा वाहिनी घाटों की सफाई, अस्थि विसर्जन पर रोक और पेड़ लगाने जैसे काम करेगी। इस पूरे काम की निगरानी जिला कलेक्ट्रेट की देखरेख में ही होगा। गंगा वाहिनी इस बात को सुनिश्चित करेगी, जो अब गंगा वाहिनी शुरू हो जाएगी बननी, इन्हीं 45 दिनों में ये सब टेक ऑफ होना है, जिसमें नालों को बंद करने की तैयारी होनी है, जिसमें पेड़ लगाने की तैयारी होनी है, जिसमें पूजा मटेरियल के ट्रीटमेंट की तैयारी होनी है, जिसमें चिता की जो नई डिजाइन की हुई चिताएं होंगी उनको लगाने की तैयारी होनी है, और गंगा वाहिनी जिसमें कि रेड क्रॉस के तर्ज पे जिसका गठन होगा, जिसका अध्यक्ष जिले का कलेक्टर होगा और जिसमें सामाजिक संस्थान और बहुत बड़ी संख्या में जो भी भागीदारी करना होगा, जिन लोगों को वो लोग जुड़े हुए होंगे। पूजा मटेरियल में जो मटेरियल फूल है, नारियल है या मिठाई है, मिठाई तो जल में नष्ट हो जाती है, लेकिन जो फूल है और नारियल है उसको जहां तक दर्शनार्थी की नजर जाएगी वहां तक नहीं, उसके ठीक आगे जाल लगा करके उसको रोक लिया जाएगा और उसको रोक करके उसका दूसरा कोई ट्रीटमेंट करके किनारे पर ही जो उस किनारे के रहने वाले जिनकी लिवलीहुड गंगा से ही थी उन्हीं को एक काम दिया जाएगा, उन्हीं के लिए काम रिजर्व रहेगा कि उसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट हो जाए और वो अंत में खाद में बदल जाए या अन्य किसी उपयोगी रूप में हो जाए। अगली खबर झांसी से, जहां की गरौठा तहसील के खडौरा गांव का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने औचक निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से गांव के विकास कार्यों की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड में सोलर प्लांट लगाने की बात कही, साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव में जल्द ही एक स्कूल बनाया जाएगा। सीएम के साथ स्थानीय विधायक, पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 31 अक्टूबर को देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यूपी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने 8 इलाकों के लिए विशेष प्रभारी बनाए हैं। प्रभारियों को आयोजन सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि नेताओं को हिदायत दी गई कि आयोजन में किसी तरह से पार्टी का प्रचार न हो, यहां केवल भारत माता की जय, वंदे मातरम और सरदार पटेल के नारे लगाने को कहा गया है। आम जन की सहभागिता कैसे हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रयास करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहीं झंडा नहीं होगा, पर हम उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इसलिए पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों को समन्वय स्थापित करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी हैं। मंडल स्तर पर
इस दौड़ का आयोजन किया जाए कि राष्ट्रीय एकता का, नेशनल यूनिटी का वो संदेश जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना।